प्रकरण जो कल चल रहा था तुम्हारा जलवायु वाला, कल आपको बताया था ये जलवायु क्या है और पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं। जलवायु और मौसम के बारे में बताया था कल आपको। अब आपको एक और चीज बताने जा रहे हैं हम कि पृथ्वी की जो गति थी ना, पृथ्वी की गति परिक्रमण और परिभ्रमण देखो, परिक्रमण गति है, इससे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? जलवायु पर। जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिक्रमण का। और परिभ्रमण का पड़ता है मौसम पर। मौसम पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिभ्रमण। ये समझ गया? जो लंबे समय तक रहे, अंतराल है 30-35 साल से जो चला आ रहा है मामला, कि गर्मी कब पड़ेगी, सर्दी कब पड़ेगी, बरसात कब होगी, एक लंबा पीरियड। परिक्रमण गति के कारण जलवायु, परिभ्रमण, दिन में कई बार मौसम बदल जाना, सुबह ठंडी हवा चलना, दोपहर को तेज धूप निकलना, फिर शाम को फिर हवा चल जाना, रात को बरसात आ जाना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, दिन में 2-3 बार मौसम बदल रहा है परिभ्रमण गति के कारण, और कहलाएगा मौसम। देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात चल रही थी, तत्वों की बात चल रही थी। तो कल हम बताना चाह रहे थे आपको कि ये दाब क्या है। ये क्या है? दाब। इसको समझेंगे आप। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखो, कर्क रेखा निकल करके गई है, कर्क रेखा। और जून के महीने में, कौन से महीने में? जून के महीने में सूर्य की किरणें, सूरज जी नारायण की किरणें इस पे कैसे पड़ती हैं? सीधी। कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। जब सूरज जी नारायण की किरणें कर्क रेखा पर जून के महीने में सीधी पड़ती हैं, तो उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है। उत्तर भारत का ताप बढ़ जाता है। कब? जून के महीने में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है। जब उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाएगा तो उत्तर भारत में गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? गर्मी। उत्तर भारत में जब गर्मी पड़ेगी, तापमान बढ़ जाएगा, तो देखो, एक भूगोल का नियम है, इसको मिटा दें। भूगोल का एक नियम है, और वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि जब ताप बढ़ता है तो दाब घटता है, वायु दाब घटता है। ताप बढ़ता है तो दाब घटता है। क्या घटता है?
ताप बढ़ता है तो दाब घटता है, ये नियम है साहब। देखो जब उत्तर भारत का तापमान बढ़ गया, यहाँ गर्मी पड़ने लग गई, गर्मी पड़ने लग गई यहाँ, और पवनों का एक नियम है, पवनों का एक नियम है, क्या है पवन का नियम, कि उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से, दाब से निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। कहाँ चलती हैं भाई? निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। पवनों का क्या नियम है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो देखो उत्तर भारत में दाब कम हो गया, निम्न हो गया कि नहीं हो गया, और इधर को उच्च वायु दाब है, इधर को सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं? थोड़ी तिरछी पड़ रही है माना जी। तो यहाँ जब यहाँ गर्मी पड़ेगी, तापमान यहाँ कम, तापमान बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा, यहाँ दाब घट जाएगा, यहाँ का दाब समुद्र का दाब है जो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब पवनें चलेंगी उच्च वायु दाब, तो उच्च तो इधर है और निम्न इधर है, तो पवनें कैसे चलेंगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी, अर्थात समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से स्थल मार्ग की तरफ चलेंगी। क्या चलेंगी? पवन। ये कल आपको मैंने बताया नहीं था, तो आज इसको बता दिया है। दाब, जब तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है, ये नियम है सब भूगोल का। पवनों का एक नियम है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। तो देखो जून के महीने में, गर्मी के दिनों में उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है, दाब घट जाता है, और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर अर्थात साउथ की तरफ, समुद्र की तरफ उच्च वायुदाब हो जाता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, पवनें चलती हैं। जब पवनें समुद्री मार्ग से चलेंगी तो अपने साथ जल लेकर के आएंगी। क्या लेकर के आएंगी? जल, जल लेकर के आएंगी पवनें। जब भूभाग पर चलेंगी, स्थल भाग पर चलेंगी, तो पवनें फिर बरसात करके चली जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से जून जुलाई में ही बारिश शुरू हो जाती है उत्तर भारत में, अपने विशेषकर भारत में हो जाती है वो तो सभी, और फिर बरसती रहती है अगस्त सितंबर तक। समझ में आ गई बात? गर्मी के दिनों में ही बरसात होती है। देखो भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाला है वो कारक है, उसमें है अक्षांश। मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं तुमको उस दिन बताई थी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको उस दिन मैंने बताई थी शुरू नंबर में ही। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताई थी। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब बारी आई है अक्षांश। अक्षांश अक्षांश क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, और इसमें है अक्षांश। पहला पॉइंट क्या है? अक्षांश। देखो साहब,
कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री से निकलती है, बताई थी ना। तो भारत को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। यह गुजरात के कच्छ के रण से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। अब होता है दूसरे नंबर पर ऊंचाई। ऊंचाई देखो, समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है और भारत की है औसत 6000 मीटर। 6000 मीटर है, ठीक है। देखो, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ये हिमालय पर्वतमाला है ना, ये हिमालय पर्वतमाला है। ये इधर से आने वाली पवनों को किधर से आती हैं? ये मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इसी कारण पर्वतों के इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। वायुदाब एवं पवनें। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की वायुदाब व पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। अब अगला है जेठ धाराएं। जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होती है। अब बारी आई है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून
भारतीय मानसून, भारतीय मानसून। भैया ये भारतीय मानसून के बारे में जानकारी करेंगे। देखो साहब, ये तो पहले ये बताना है मानसून किसे कहते हैं। ये मानसून क्या है? मानसून, ये मानसून है क्या भैया? पहले तो इसको ही देखेंगे, मानसून क्या है, पहले तो इसको देखेंगे। देखो, मानसून मौसम के अनुसार जो पवनें चलती हैं उन्हें मानसून कहा जाता है। दोबारा से, मौसम के अनुसार जो पवनें चलती हैं उन्हें मानसून कहा जाता है। ठीक है। देखो, हमारे भारत देश में जो मानसूनी पवनें चलती हैं, जो मौसम के अनुसार पवनें चलती हैं, जो मानसून आता है, जो बरसात आती है, वो मैंने बताई थी ग्रीष्म ऋतु में आती है, गर्मी में आता है। और ये भी अभी आपको बताई थी कि पवनें जब जल मार्ग से स्थल मार्ग की तरफ चलती हैं तो वो पानी लेकर के आती हैं, जल लेकर के आती हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। नंबर पहला है, स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने की विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। मैं एक बात और बताऊंगा आपको, समुद्र का जो पानी है, समुद्र है, जो सागर है, ये देर में तो गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। गर्म कैसे होता है? देर में, देर से। और ठंडा भी कैसा होता है? देर से। ठीक है। समुद्र और स्थल भाग है, जो स्थल भाग है वो गर्म भी होता है जल्दी और ठंडा भी होता है जल्दी। गर्म भी जल्दी और ठंडा भी जल्दी। गर्म भी जल्दी और ठंडा भी जल्दी। ठीक है साहब। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून।
अल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू को ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है। अब मानसून का आगमन और वापसी इसको पढ़ाएंगे कल।